नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ आज फिर एक मज़ेदार वीडियो लेकर के, जो कि 13 नवंबर 2025 की बात है। इसके अंदर हम कवर करेंगे करंट अफेयर में नेशनल और इंटरनेशनल। तो चलिए जानते हैं वे सारे करंट अफेयर के मुद्दे, उनकी हेडलाइन जानते हैं जो कि आज रहने वाली है खबरों में। आज है हमारे लिए महत्वपूर्ण बुकर प्राइज 2025। हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजे सॉरी स्ले, स्ले सेजले सेजले ने उपन्यास फ्लैश हेतु 2025 का बुकर पुरस्कार अपने नाम किया, जीत लिया है। ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ वरुण बेरी ने दिया इस्तीफा, रक्षित हरगवे संभालेंगे अगला पद। भारत अंगोला ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 5.4 से घटकर 5.2 पर आई, यानी कि सरकार कह रही है कि बेरोजगारी दर घट रही है। प्रमुख वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंकिंग रही है उनके बारे में। और दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्स्थापित किया जाएगा। असम में बहुविवाह विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित हो चुका है। इसके साथ ही आज का वह दिन जो आप सभी को पता ही होना चाहिए, 13 नवंबर। तेरा मेरा साथ, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रह करके दयालु भाव से जिएंगे, सहानुभूति के साथ रहेंगे। ये वही दिवस है, विश्व दयालु दिवस। तो दया रखिए सबके प्रति, हर अपने उस मित्र के प्रति जो तैयारी कर रहा है, हर अपने वो दुश्मन भी जो आपका रिजल्ट ऐसा चाहता है कि आप फेल होकर के लौटे, उनके प्रति भी आप दयालु रहिए। क्योंकि आपको सफलता होकर के, आपको सफल होकर के उसके बाद उसका जो खून है उसको और जला करके काला करना है, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है। आपकी सफलता अपना बोलेगी, आपको इसे दयालुता दिखानी है। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दयालुता दिवस की। आप भी दयालुता दिखाते हुए नंदिनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल को जितने भी सोशल मीडिया हैं आज तो फैला दीजिए, जितने प्लेटफॉर्म पर हैं कर दीजिए शेयर। धमाकेदार पूरे दिन क्लास की लिंक भेजते रहिए ताकि आज के दिन 1000 पूरे हो जाएं। अब ज़्यादा दूर नहीं कि मंजिल, अब ज़्यादा दूर नहीं, वन के होने में बस कुछ ही कदम दूर हैं, लगभग 20 कदम दूर हैं। आप सभी ने अगर चल लिए वो साथ, आप सभी ने अगर चल लिए 20 कदम साथ, तो नंदिनी आईएएस भी 1 के फॉलोअर्स के साथ एक नई अचीवमेंट पाएगा। तो ये दयालुता दिवस ऐसा साबित कर दिया कि दयालुता दिवस नंदिनी आईएएस के लिए सभी के साथ हैं। नंदिनी आईएएस सभी के साथ दया दिखाती है, इसलिए हम भी इनके लिए मेहनत करेंगे। चलिए करते हैं आज की इस पहली खबर की शुरुआत। इसी के साथ जो बुकर प्राइज 2025 है वह हंगरी और ब्रिटिश लेखक हैं डेविड सेजेले ने उपन्यास फ्लैश हेतु 2025 का बुकर पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। यह पुरस्कार जो है, क्या हो गया, यह पुरस्कार जो है 10 नवंबर 2025 को लंदन में आयोजित एक भव्य समारोह में हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को उनके उपन्यास का नाम याद रखना, डेविड सेजले का उपन्यास है फ्लैश के लिए प्रतिष्ठित बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की राशि और सम्मान विजेता को 5000 पाउंड की राशि और एक ट्रॉफी प्रदान की गई है। पुरस्कार उन्हें पिछले वर्ष की विजेता सामथा हार्वी ने दिया है, क्योंकि इसमें ऐसे होता है जो पिछली बार विजेता हुआ है वही ये पुरस्कार देता है। 2 मिनट रुकिएगा, बोर्ड इसमें कुछ दिक्कत आ रही पेन टेप में। चलिए, उपन्यास की मुख्य थीम फ्लैश एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भावनात्मक रूप से टूट चुका है, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाएं उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देती हैं। निर्णायकों ने इसे सरल लेखक लेकिन गहराई से भरी
तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली कहानी बताएं। निर्णायक मंडल की टिप्पणी। बुकर प्राइज के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष रोडी मॉडल ने कहा कि फ्लैश एक अलग और गहरी संवेदनाओं वाली कहानी है जो पाठकों को अंधेरे विषयों के बीच भी आनंद का अनुभव कराती है। भारतीय मूल की लेखिका किरण देसाई का प्रदर्शन। भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका किरण देसाई अपनी किताब सोनिया और सनी का अकेलापन के लिए दूसरे स्थान पर रही हैं। अगर वे विजेता बनती तो वे बुकर प्राइज के इतिहास में 2 बार यह सम्मान पाने वाली 5वीं लेखिका होती। उन्होंने 2006 में नुकसान की विरासत के लिए यह पुरस्कार जीता था। किरण देसाई की पुस्तक की विशेषता। उनकी नई किताब 667 पन्नों की लंबी कथा है जिसमें भारत और अमेरिका की पृष्ठभूमि पर 2 भारतीय युवाओं सोनिया और सनी के जीवन, प्रेम और संघर्ष को दर्शाया गया है। निर्णायकों ने इसे प्रेम, परिवार, परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम बताया है। फाइनल लिस्टों की सूची। इस वर्ष की बुकर प्राइज की सूची में निम्नलिखित लेखक और पुस्तकें शामिल की गई। जो लेखक हुए हैं उसमें से सुसान चोई, जिसे फ्लैश लाइट के लिए, केटी कितामूर ऑडिशन, बेन मोरकेविट्स द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स, एड्रयू मिलर द लैंड इन विंटर इनकी पुस्तक का नाम है। आइए आगे की तरफ देखते हैं। इन फाइनल लिस्टों के लिए पुरस्कार सभी फाइनलिस्ट लेखकों को 2500 पाउंड की राशि और उनकी पुस्तकों का विशेष संस्करण प्रदान किया गया। निर्णायकों का समग्र विचार। निर्णायक मंडल ने कहा कि इस वर्ष की सभी 6 किताबें मानव भावनाओं, रिश्तों और समाज की जटिलताओं को अनोखे और मौलिक ढंग से प्रस्तुत करती हैं। परीक्षा के हेतु महत्व। बुकर प्राइज विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वोत्तम मूल उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। अब हम अगर देखें कि ये टॉपिक कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं में यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों वाली लिस्ट में भारतीय लेखकों की दृष्टि से और सांस्कृतिक उपलब्धियों से जुड़े जितने प्रश्न हैं अक्सर यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ब्रिटानिया के एमडी और सीईओ वरुण बेरी ने दिया इस्तीफा। रक्षित हरगवे संभालेंगे पद। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अरुण बेरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नई नियुक्ति। कंपनी ने रक्षित हरगवे को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होने जा रहा है। यह नियुक्ति कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति के बाद लागू होगी। महत्वपूर्ण नेतृत्व कैसे है परिवर्तन। रक्षित हरगवे की नियुक्ति को ब्रिटानिया के एक रणनीतिक और महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन माना जा रहा है। वे वैश्विक उपभोक्ता ब्रांडों और व्यावसायिक परिवर्तनों के क्षेत्र में लंबा अनुभव लेकर के आ रहे हैं। पूर्व अनुभव। सीईओ बिरला ओपस नवंबर 2021 से कार्यरत रहे और 6 एकीकृत विनिर्माण इकाइयां स्थापित की। बियर्स ड्रॉफ एशिया प्रशांत संचालन का नेतृत्व किया और विनिया इंडिया के एमडी रहे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सेल्स मार्केटिंग डायरेक्टर तथा लक्मे लीवर के सीईओ रहे, इसमें काम कर चुके हैं वो। इसके अलावा जुबिलेंट जो फूड वर्कर्स भारत में डोमिनोज की 30 मिनट डिलीवरी मॉडल की शुरुआत में प्रमुख भूमिका निभाई। नेस्ले इंडिया करियर की शुरुआत अवधि में यहाँ कार्य किया। टाटा मोटर्स अपने करियर की शुरुआत यहाँ से की जहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग और प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में नींव मजबूत की। शैक्षणिक योग्यता में अगर देखें तो बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बीएचयू वाराणसी से, एमबीए एम जो एफएमएस जो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू से किया। आईआईटी
BHU ने उन्हें डेस्टिनी यंग एल्यूमनी अवार्ड भी दिया है, यानी कि वे जब युवा अवस्था में थे तभी उन्होंने अच्छे से अपना शैक्षणिक सत्र में अच्छा योगदान दिया, अच्छा प्रदर्शन दिया, तो उनको वहाँ पर यंग युवा के रूप में उनको पुरस्कृत भी किया गया था। कंपनी का दृष्टिकोण। ब्रिटानिया के निदेशक मंडल ने कहा कि यह नियुक्ति कंपनी के दीर्घकालिक रणनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप हैं, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकसित करने के लिए वहाँ के विकास की गति को बढ़ाने पर केंद्रित रही हैं। अंतरिम व्यवस्था। वर्तमान प्रबंध निदेशक हिमांशु कपानिया रक्षित हरगवे के पद ग्रहण करने तक संचालन की देखरेख करेंगी। ब्रिटानिया के बारे में स्थापना 1852 में भारत के सबसे विश्वसनीय खाद्य ब्रांडों में से एक है। प्रमुख खाद्य गुड डे, मेरीगोल्ड, बोरबोन, न्यूट्री चॉइस और ट्रीट आदि इनके प्रमुख हैं। उद्देश्य पौष्टिक और किफ़ायती खाद्य पदार्थ हर व्यक्ति तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है, इनका लक्ष्य है। परीक्षा हेतु उपयोग कैसे है यहाँ से, तो यहाँ से ये कारपोरेट गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, नेतृत्व क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये यूपीएससी में जीएस पेपर 4 जो है वहाँ ऐसे और कारपोरेट से जुड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका आर्थिक संबंध जोड़ सकता है, तो जीएस पेपर 3 में भी आ जाएगा। नाबार्ड की भूमिका इसमें आएगा, आरबीआई की आ जाएगा, इनसे जुड़ा हुआ जो भी है वहां पर जुड़ेगा। चलिए अगला खबर है हमारे सामने। भारत और अंगोला ने व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आपको दिखा दे रहे हमारे हमारे देश के प्रथम महिला जो कि श्री द्रौपदी मुर्मू जी और अंगोला के भी राष्ट्रपति उनके समकक्ष। 10 नवंबर 2025 को भारत और अंगोला के बीच मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, समुद्री संसाधन और दूतावास सहयोग के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा विशेष इसलिए रही क्योंकि यहाँ किसी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला की पहले राज्य की यात्रा थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंगोला में पूर्ण राजकीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी प्रदान की गई है। रणनीतिक उद्देश्य। इस समझौते का उद्देश्य भारत अंगोला संबंधों को ऊर्जा केंद्रित सहयोग से आगे बढ़ाकर सतत विकास, कृषि, मत्स्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तक विस्तार किया जाए और एक दूसरे में और अच्छे संबंध बनाए जाए। मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर में सहयोग। सतत जो लक्ष्य है, सतत समुद्री संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन करना, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का आदान प्रदान करना, स्थानीय क्षमता निर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। दूतावास सहयोग, वीज़ा, नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाना, व्यावसायिक और पर्यटन संबंधों को सुगम बनाना, द्विपक्षीय आवागमन और पेशेवर सहयोग में वृद्धि करना। इसके बाद में देखिए जनाब क्या होगा। नेताओं की बैठक में क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू और अंगोला के राष्ट्रपति जाओ लोरेंगो के बीच विस्तृत वार्ता हुई है। दोनों देशों ने जन से जन संबंध, व्यापारिक विस्तार और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। आर्थिक विविधीकरण अगर देखें तो ऊर्जा के अलावा अब दोनों देश कृषि, प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य, रक्षा और अवसंरचना के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। ये दीर्घकालिक और लचीली आर्थिक साझेदारी के कारण के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंगोला ने भारतीय नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय अभियानों, इंटरनेशनल बिग कैट्स जो अलायंस हैं उसकी बात हो रही है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में भागीदारी दिखाई है। यह भारत की ग्रीन डिप्लोमेसी और अफ्रीका में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखिए भारत के लिए लाभ। अफ्रीकी बाजार में उपस्थिति को मजबूत करना, समुद्री प्रौद्योगिकी और सेवाओं के निर्यात के अवसर सुनिश्चित करना, अफ्रीका में रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव में वृद्धि करना। अंगोला के लिए लाभ,
भारतीय विशेषज्ञता से मत्स्य और एक्वाकल्चर के क्षेत्र में प्रगति लाना, स्थानीय रोजगार और खाद्य सुरक्षा में सुधार, विदेशी निवेश और आर्थिक विविधीकरण को प्रोत्साहन करना आवश्यक है। दोनों देशों के लिए साझा लाभ, दूतावास सेवाओं और नागरिक सहायता से में सुधार, पर्यटन और पेशेवर आवागमन में सुगमता, पर्यावरणीय और आर्थिक मंचों पर घनिष्ठता में सहयोग सुनिश्चित करना। मुख्य स्थिर तथ्य क्या क्या है? देश भारत और अंगोला। अवसर किसी भारतीय राष्ट्रपति की अंगोला की पहली राज्य की यात्रा है। तारीख है 10 नवंबर 2025। इसके साथ ही इन्होंने जो हस्ताक्षर किए समझौते पर वह हैं मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर सहयोग और दूतावास सहयोग के रूप में भी कार्य करेंगे। इसके लिए भी उन्होंने ये किया है। परीक्षा की दृष्टि से तो भारत और अफ्रीका महाद्वीप में आपसी संबंध बनेंगे। कूटनीतिक यात्राएं, सतत विकास लक्ष्य आधारित सहयोग, ये महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ? तो आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी और इनमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर से संबंधित प्रश्न, वहाँ पर ये जुड़ेगा। अगली खबर है सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर जो है वह घट करके 5.4 से 5.2 पर आई है। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर के दौरान भारत में श्रम बाजार में हल्का सुधार दर्ज किया गया है। हल्का सुधार दर्ज किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि हल्का भी होगा, कुछ करने के लिए डेटा को हेरफेर किया गया होगा। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए बेरोजगारी दर घटकर 5.2 से 2% रह गई है, जो कि पहले 5.4% थी। अप्रैल जून में यह 0.2 ज़्यादा थी, वहाँ से 0.2 की कमी हुई है। यह आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो इम्प्लीमेशन है, मतलब रोजगार देने वाला जो मंत्रालय उनकी तलाश जो करता है कि बेरोजगार कौन कौन है, उनके बारे में डेटा आंकड़ित रखने वाला जो मंत्रालय है उसके पास रहता है, के द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के करंट वीकली स्टेटस के आधार पर किया गया है। CWC पद्धति में व्यक्ति की रोजगार स्थिति को पिछले 7 दिनों के संदर्भ में मापा जाता है। देख रहे हैं, पिछले 7 दिन में अगर आपने ना रेडी पट्टी की दुकान खोली तो आप रोजगार पा गए। शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.4% रही है। वहीं अगर शहरी क्षेत्र में देखें, ग्रामीण में कितनी है? 4.4, शहरी क्षेत्र में 6.9% है बेरोजगारी दर। देख रहे हैं, गाँव में कम बेरोजगार है क्योंकि वहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है। और ये सप्ताह के अंदर तो काउंट होगी नहीं क्योंकि इस समय खेती में सब लगे हुए हैं। अभी सोयाबीन कटे होंगे, सोयाबीन से मक्का वगैरह जो भी कटिंग का काम चला, फिर बोवनी का काम चला, तो उसमें सभी के सभी क्या है? व्यस्त हैं। ग्रामीण इलाकों में कृषि कार्य, मनरेगा तो कहीं कहीं चलती है। मौसमी रोजगार के ने बेरोजगारी दर में घटाने में मदद की है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर अभी भी अपेक्षाकृत अधिक हैं, कम नहीं है। 6.9%। महिला श्रम भागीदारी दर जो महिलाओं में अगर देखिए Q1 में तो 2025 में 33.4% थी और Q2 में देखिए 33.7% बेरोजगारी दर बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी में 0.3% अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सुधार महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण आजीविका योजनाओं और गिग अर्थव्यवस्था में बढ़ते अवसरों का परिणाम है। अब Q1 और Q2 में कहाँ से सुधार हुआ है? यहाँ पर जो बेरोजगारी दर थी वह 33.4% थी, अब 33.7% हो गई। श्रम बल भागीदारी दर Q1 में 55.0% और Q2 में 55.1%। श्रम में मतलब काम करने में, तो इसका अर्थ है कि कार्यस्थल, अच्छा पीछे भी ऐसे था कुछ। रुकिए हेडिंग देखिए, हेडिंग में क्या लिखा था? अच्छा, श्रम में मतलब महिला की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो उनकी भागीदारी बढ़ी है। और यहाँ पर भी कार्यशील युवा वर्ग के अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये नौकरी जो कर रहे हैं ना, 2 टाइम का खाना मुश्किल हो जा रहा है, उनको इतना सा पैसा मिल रहा है और महंगाई आप वहाँ पर पहुँचा के बैठे हैं। सुधार के प्रमुख कारण: महामारी के बाद आर्थिक स्तरीकरण, सरकारी रोजगार योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मनरेगा, कृषि एवं निर्माण क्षेत्र में मौसम
मौसमी रोजगार अवसरों में वृद्धि, डिजिटल और गीग अर्थव्यवस्था में नए कार्य अवसरों का उदय करना। डेटा का विश्लेषण। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत का ग्रामीण श्रम बाजार तेजी से स्थिर हो रहा है और महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे समग्र रोजगार स्थिति में सुधार दिखता है। हालांकि शहरी बेरोजगारी दर 6.9% अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। मुख्य परीक्षा बिंदु कौन कौन से हैं? तो भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी है? 15+ एज वाले तो उसमें 5.2% है Q2 के अनुसार। ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.4 है। शहरी बेरोजगारी दर 6.9 है। महिला श्रम बल में जो योगदान Q2 में 33.7 हुआ है और श्रम बल में कुल भागीदारी जो है 55.1% है। डेटा का स्रोत जो है हमारे यहाँ का जो मिनिस्ट्री MOSPI जो है मंत्रालय वह तय कर रहा है, यानी कि जो स्टैटिक्स यानी कि डेटा को जो सांख्यिकी ये मंत्रालय जो है उसके पास डेटा होता है इसका श्रम का, वही डेटा का एनालिसिस करके जारी करता है। परीक्षा हेतु महत्व। समाचार भारत की रोजगार स्थिति से जुड़ा हुआ है, बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। आना तो तय है बेरोजगारी से। यहाँ पर जुड़ेगा आपका UPSC से, RBI से और EPFO और राज्य लोक सेवा परीक्षाओं में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के उनका रेट, उनकी परसेंटेज क्या सुधार है, क्या है, महिलाओं की क्या भागीदारी है, इन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगली खबर है प्रमुख वैश्विक सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग। भारत ने वर्ष 2025 में कई प्रमुख वैश्विक सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो उनकी आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी प्रगति को दर्शाती है। इन सूचकांकों में भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के साख और नीति और प्रभावशालीता, साथ ही साथ विकासात्मक संतुलन को मापने में सहायक होती है। भारत ने 2025 में जलवायु परिवर्तन, सैन्य शक्ति, नवाचार के क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन किया है, जबकि भूख, प्रेस स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में चुनौतियां बनी हुई हैं, ऐसी बरकरार हैं। जलवायु नीति में प्रगति। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का 10वां स्थान रहा है। उसकी नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन नियंत्रण नीतियों की सफलता को दर्शाता है। यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत कर रहा है। सैन्य शक्ति और सुरक्षा। ग्लोबल जो फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, जो उसकी सामरिक क्षमता, रक्षात्मक आत्मनिर्भरता और बढ़ते सैन्य बजट का संकेत है। हम सैनिक दृष्टि से चौथे नंबर पर हैं। नवाचार और आर्थिक रूपांतरण। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का 39वां स्थान दर्शाता है कि भारत एशिया में सबसे नवाचारशील देशों में से एक बन गया। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहले इसमें सहायक रही हैं। भूख और पोषण पर चिंता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का 105वां स्थान देश में पोषण सुरक्षा की गंभीर चुनौतियों को उजागर करता है, विशेष रूप से बच्चों में जो कुपोषण और दुबलापन है वो। मानव विकास और खुशी सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की 124वीं रैंक और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में 126वीं स्थिति यह दर्शाती है कि भारत की आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक असमानता और जीवन गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता भी वैसी है। भ्रष्टाचार और शासन की स्थिति, यहाँ तो हम बहुत ही आगे रहेंगे। जो करप्शन वाला जो भ्रष्टाचार वाला जो इंडेक्स है उसमें 93वें स्थान पर 2023 में रहे हैं। और जो रूल यानी कि लॉ, जो कानून को शासन के लिए लॉ का मानने वाले में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 79वें स्थान पर जो पारदर्शिता एवं न्याय प्रणाली की चुनौतियों का दिखाता है। महिला सशक्तिकरण की स्थिति। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की 108वीं रैंक यह दर्शाती है कि श्रम, शिक्षा और रोजगार जो राजनीतिक भागीदारी में लैंगिक असमानता अभी भी प्रमुख रूप मुद्दा रही है। प्रवासी प्रेषण। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत को 129 अरब डॉलर की प्राप्ति हुई, जिससे वह विश्व का सबसे रेमिडेंस प्राप्तकर्ता देश बना रहा है। यह प्रवासी भारतीय समुदाय की आर्थिक
भूमिका को रेखांकित करती हैं। पर्यावरणीय चुनौतियां, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत तीसरे सबसे प्रदूषित शहरों में के रूप में दर्ज हैं और दिल्ली, देखिए ये रिपोर्ट 24 की नहीं है, ये 24 की है लेकिन 25 की नहीं है। 25 की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें 25 की रिपोर्ट का डेटा अपडेट नहीं किया इन्होंने, 25 वाला डेटा नहीं डाला है। तो 25 में जो है दिल्ली नहीं है प्रदूषित शहरों में, अब पहले नंबर पर नहीं है, बल्कि सबसे प्रदूषित शहरों में है अब जो श्री गंगानगर जो कि राजस्थान में, ये सबसे टॉप पर बैठा हुआ है प्रदूषित शहरों में 2025 में, याद रखिएगा, जो कि चिंता की बात है। और टॉप 50 में लगभग, टॉप 50 देशों में लगभग 40 शहर, टॉप 50 शहरों में लगभग 40 शहर हमारे भारत के हैं। सुधार के लिए क्षेत्र, प्रेस की स्वतंत्रता, सार्वजनिक संस्थानों की पारदर्शिता, लैंगिक समानता और पोषण सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस सुधार की जरूरत है ताकि भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा में और ऊपर उठ सकें। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को खेल नगरी के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। भारत सरकार ने देश में खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। परियोजना भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित बनाने और खिलाड़ियों को विश्व के पूरे, उसकी बात हो रही है कि विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। परियोजना की अवधारणा, खेल मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को 102 करोड़ एकड़ भूमि पर फैले एक बहु खेल परिसर में रूपांतरित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, आवास, पोषण और पुनर्प्राप्ति जैसे सभी सुविधाएं जो हैं एक ही स्थान पर प्रदान की जा सके ताकि वहाँ एक अच्छा वातावरण भी निर्माण हो सके। पुनर्निर्माण की विशेषता, मौजूदा स्टेडियम ढांचे की पूरी तरह से पुनर्निर्मित कर आधुनिक डिजाइन में बदला जाएगा। इंडोर और आउटडोर एरिया, प्रशिक्षण मैदान, हाई परफॉर्मेंस सेंटर और दर्शक अनुकूल स्थानों का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए आवासीय और चिकित्सा सुविधाएं जोड़ी जाएगी ताकि प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाएं एकीकृत हो सके। अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित परियोजना को कतर की एस्पायर जोन और ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड कोस्ट स्पोर्ट्स सिटी जैसे सफल अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों के अनुरूप विकसित करने की योजना है, जिससे भारत का खेल बुनियादी ढांचा वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। वर्तमान स्थिति, यह योजना अभी प्रस्ताव चरण में है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डीपीआर और लागत समय सीमा का निर्धारण जारी है। मतलब अभी क्यू में बैठा हुआ, लाइन में बैठा हुआ। विकास कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा ताकि वर्तमान खेल गतिविधियां बाधित ना हो। पर्यावरणीय प्रभाव और परियोजना की सततता सुनिश्चित करना, विरासत संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आधुनिक विकास करना, विभिन्न खेल महासंघों, शहरी निकायों और समुदायों के बीच समन्वय, खिलाड़ियों के लिए लाभ, एकीकृत प्रशिक्षण और उच्च प्रदर्शन ढांचा विकसित करना, चिकित्सा, मनोविज्ञान और पोषण सहयोग देना, और साथ ही साथ है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाना, जन सामान्य के लिए लाभ, नागरिकों के लिए खेल और फिटनेस सुविधा की बढ़ी हुई पहुंच है, सामुदायिक खेल आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नए अवसर मिलेंगे। दिल्ली को वैश्विक खेल गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में एक प्रगति मिलेगी। रणनीतिक महत्व, यह परियोजना भारत में खेलो इंडिया मिशन और ओलंपिक विजन 2036 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत को अंतर्राष्ट्रीय खेल शक्ति के रूप में स्थापित करना। असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने का वाला विधेयक पारित। अब असम सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए कहा, असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी गई है। ये जो असम के सीएम साहब हैं, आप सभी इनको देख कर पहचान गए होंगे। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में विवाह कानूनों में समानता स्थापित करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना है। यह कदम भारत में व्यक्तिगत कानून सुधार और लैंगिक न्याय
की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ है। विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो बहुविवाह पर रोक लगाने की बात की गई, बहुविवाह यानी कोई व्यक्ति पहली वैध शादी रहते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य कानूनी एक रूपता लाना और महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मुख्य प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति की पहली शादी वैध है तो दूसरी शादी अवैध और दंडनीय अपराध मानी जाएगी। उल्लंघन पर 7 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। प्रभावित महिलाओं के लिए जो मुआवजे की कंपनसेशन फंड की व्यवस्था की गई है, कोष स्थापित किया जाएगा जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी। यह विधेयक 25 नवंबर 2025 को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। अब मतलब विधानसभा में एक तरीके से मंजूरी की तैयारी में है। छूट और अपवाद, यह कानून अनुसूचित जनजाति और संविधान की 6ठी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 2005 से पहले हुई वैध शादियां विशेषकर मुस्लिम समुदाय में अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत इसके दायरे से बाहर रहेगी। संवैधानिक अधिकारिता, विशेषज्ञ समिति ने स्पष्ट किया कि चूंकि विवाह और तलाक संविधान की समवर्ती सूची के विषय हैं, इसलिए असम विधानसभा को इस विषय पर कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। महत्व एवं प्रभाव, लैंगिक समानता, यह विधेयक महिलाओं को विवाह में समान अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। कानूनी सुधार, यह कानून जो है विवाह से जुड़े व्यक्तिगत धार्मिक कानूनों में सुधार की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। सामाजिक सशक्तिकरण, इससे महिलाओं की आर्थिक स्वायत्तता और कानूनी संरक्षण दोनों में वृद्धि होगी। साथियों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे कानूनों का मिसयूज भी बहुत सारी महिलाएं करती है, वह नहीं होना चाहिए। संभावित प्रभाव एवं अन्य राज्यों पर, असम का यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है, विशेषकर उन राज्यों में जहां एक समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में चर्चा चल रही है। आलोचना और चुनौतियां, कुछ समुदायों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखा है। कानून के कार्यान्वयन और न्यायिक व्याख्या में चुनौती आ सकती है। अब यूपीएससी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से लगा करके 246 तक के पढ़ लीजिएगा। समर्थित सूची में कौन कौन से विषय हैं देख लीजिएगा। महिला सशक्तिकरण से संबंधित हैं, व्यक्तिगत कानूनी सुधार और प्रमुख जो टॉपिक हैं उनसे पूछा जाएगा। विश्व दयालु दिवस, हर वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालु दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समाज में दयालुता, करुणा और मानवता के उद्देश्यों को प्रोत्साहित करता है। इस दिन का उद्देश्य समाज में दयालुता, करुणा और मानवता के मूल्य को प्रोत्साहित करना है। इसलिए शुरुआत में इसकी शुरुआत जो है वह 1998 में वर्ल्ड किडनेस मूवमेंट नामक संगठन के द्वारा की गई थी। काइंडनेस मुख्य उद्देश्य है। इस दिवस का मकसद लोगों को यह याद दिलाना कि दयालुता सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक एकता और शांति का आधार है। इसका संदेश है छोटे छोटे दयालु कार्य भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इतिहास और पृष्ठभूमि, 1997 में टोक्यो में जो जापान में पहली बार इनका जो कि सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है किनकी, वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, जिसमें विभिन्न देशों के संगठनों ने मिलकर इस दिवस की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 1998 में इसे औपचारिक रूप से मनाया जाने लगा। आगे चल के बात बढ़ती है। 2025 की थीम क्या है, तो इस वर्ष की विश्व दयालुता दिवस की थीम है जो कंपेंशन इन एक्शन, करुणा को कर्म में बदलना। करुणा जो करनी है, मतलब दयालुता जो दिखा रहे हैं उसको अपना कर्म मानिए, अपना कार्य मानिए, उसके लिए कहा है करुणा को कर्म में बदलना। इस वर्ष की थीम है। इस थीम का उद्देश्य लोगों को सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि वास्तविक क्रियात्मक दयालुता दिखाने के लिए प्रेरित करना है। महत्व और प्रासंगिकता, सामाजिक एकता, दयालुता समाज में पारस्परिक सहयोग और सौहार्द को बढ़ाती है। मानसिक स्वास्थ्य, सकारात्मक व्यवहार तनाव को कम करता है और मानसिक शांति को बढ़ाता है। वैश्विक शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देकर
संघर्षों को कम करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी गोल से भी जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से गोल नंबर 16 जो पीस शांति की बात करता है, न्याय जस्टिस की बात करता है और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन से संबंध रखता है, इसलिए इससे जुड़ा हुआ है। भारत में मनाया जाना। भारत में कई गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान और सामाजिक समूह इस अवसर पर दयालुता अभियानों का आयोजन करते हैं, जैसे मुफ्त भोजन वितरण, पशु संरक्षण, वृक्षारोपण और रक्तदान जैसी गतिविधियों का संचालन करते हैं, इसलिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। चलिए, अब ये कहाँ कहाँ जुड़ा है, तो यूपीएससी में है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, क्योंकि दिवस का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो इसका महत्व है। ऊपर से आपका एथिक्स से जुड़ जाएगा, क्योंकि आप पर्यावरण के प्रति दयालुता दिखाएंगे, पशुओं के प्रति दिखाएंगे, कुल मिला के आपके अंदर क्या होगा, ईमानदारी आएगी, जीव मात्र के प्रति आप दया दर्शाने का प्रयास करेंगे, तो एथिक्स में आपका जुड़ेगा और ऐसे में भी, निबंध में भी आपका इसका महत्व बनेगा। चलिए, वन लाइनर फैक्ट को जानते हैं। बुकर प्राइज 2025 किस लेखक को प्रदान किया गया है, तो डेविड सेजले को प्रदान किया गया है। 10 नवंबर 2025 को लंदन में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं, तो वह रक्षित हरगवे को बनाया गया है। 15 दिसंबर ये अपना पदभार संभालेंगे। अंगोला की यह यात्रा किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा है, तो द्रौपदी मुर्मू जी की पहली राजकीय यात्रा है, जो कि कहाँ पर, वहां पर गए अंगोला। 10 नवंबर 2025 की बात है। वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर 5.2% और पहली क्या थी, 5.4%। इसमें महिलाओं की जो ग्रामीण की कितनी है, 4.4, शहर की कितनी है, 6.9 और महिलाओं के श्रम में भागीदार देखें तो 33.4 से बढ़कर के 33.7 हुई है। और वहीं अगर श्रम बल में कुल भागीदारी में अगर बात करें तो 55 से बढ़कर के 55.1% हुई है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 10वां स्थान है। क्लाइमेट इंडेक्स में, क्लाइमेट चेंज में भारत 10वें स्थान पर है। गौरव की बात है, हमारे लिए गर्व करने की बात है। प्रस्तावित स्पोर्ट्स सिटी परिसर कितने एकड़ भूमि पर फैले एक बहु खेल परिसर में रूपांतरित होगी, तो बहु की बात आ रही है, विस्तृत रूप से बात आ रही है, यानी कि 102 एकड़ में फैले, जो कि नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात हो रही है। असम बहु विवाह निषेध विधेयक 2025। अब यहाँ पर बहु का मतलब ये नहीं है कि जो बहु है उसका विवाह नहीं किया जा सकता, अरे भाई उसकी बात नहीं है, बात हो रही है एक से अधिक विवाह, मल्टीपल जो मैरिज हैं वो नहीं कर सकते आप, उसकी बात हो रही है। तो कानूनों में समानता स्थापित करना और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक अन्याय से सुरक्षा प्रदान करना है। जो अगली खबर है, विश्व दयालुता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, तो 13 नवंबर वह तारीख है जिस दिन इसको मनाया जाता है और आज वही तारीख है। हर वर्ष 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत औपचारिक रूप से 1998 में प्रारंभ कर दी गई थी। हंगरी ब्रिटिश लेखक डेविड सेजले को 2025 का बुकर पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए प्रदान किया है, तो उपन्यास जो है फ्लैश के लिए दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2025 की दौड़ में दूसरे स्थान पर रही भारतीय मूल की लेखिका का नाम क्या है, किरण देसाई है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रक्षित हरगवे। ब्रिटानिया के नए एमडी और सीईओ रक्षित हरगवे ने आईआईटी बीएचयू वाराणसी से कौन सी डिग्री प्राप्त की है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक। भारत ने अंगोला के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, एमओयू किया है, तो यह मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, समुद्री संसाधन और दूतावास सहयोग के लिए किया है। सितंबर तिमाही, जुलाई से सितंबर माह में 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के भारतीय बेरोजगारी दर घट करके 5.2% हुई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो चौथा स्थान है भारत का। भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को कितने एकड़ भूमि
पर अत्याधुनिक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में पुनर्विकसित करने की योजना बनाई गई। तो 102 एकड़ भूमि पर असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 के तहत बहुविवाह के उल्लंघन पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना। 2025 के लिए विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को, जो कि आज है, ये थीम क्या है? तो इनकी थीम है करुणा को कर्म में बदलना, करुणा को कर्म में बदलना। ये रही है हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। साथियों, आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप नंदिनी IAS की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का द्वारा जो ये प्रोग्राम चलाया जाता है डेली, इसको अटेंड कीजिए। इस प्रोग्राम की जो क्लास है, ये जो लिंक है प्रोग्राम की, यह अपने साथियों के साथ भी साझा करिए, क्योंकि करंट अफेयर UPSC और अन्य स्टेट PSC, साथ ही साथ वे सारी एग्जाम जैसे नेट सेट वगैरह, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी में करंट अफेयर का बराबर का महत्व होता है। तो ऐसे में ये प्रोग्राम उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सहायक होगा। आज आपको ये क्लास भले अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सिलेक्शन के लायक टाइम पे आपको पता चलेगा कि इसका महत्व क्या था। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तभी पता चल जाएगा हाँ क्लास का महत्व है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही, क्योंकि 13 नवंबर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो सभी हमने कवर की। चलिए मिलता है अगले इसमें, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत।